गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अध्याय नंबर 6 चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, है ना। यही चीज़ें चल रही थी अपने इसी चैप्टर के अंदर। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इसके अंदर अपने चल रहा था रासायनिक समीकरण लिखने के विभिन्न चरण पढ़ रहे थे अपन, और वो चरण पढ़ लिए थे अपन ने कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है। तो उसके अंदर अपन ने देख लिया था, विभिन्न प्रकार के चरण पढ़े थे, जिसके अंदर अभिक्रिया को सबसे पहले क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के अंदर उन तत्वों को अणुसूत्र की फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, तत्वों को अणुसूत्र की फॉर्म में। जैसे कल अपन ने एग्जाम्पल देखा था, अभिक्रिया देखी थी, जैसे C+O2 क्या बनता है, CO2। आई बात है, इस तरह से अपन लिखते हैं, है ना। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये अपन ने बात की थी, ठीक है ना। तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये अपन ने बात की थी। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये का अपन इसको संतुलित कैसे करते हैं। इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा था अपन ने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। इसमें अपन ने बातें की कि जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। जैसे इसके अंदर अपन ने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर CO2 बनता है, तो उसके अंदर द्रव्यमान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके अलावा अपन ने इसको अनुमापन विधि के द्वारा संतुलित करने की विधि भी पढ़ी, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके बारे में बात की अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। इसका पूरा चरण अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो इस बात में अपन ने पूरी चर्चा कर ली आपके हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, और पूरे विभिन्न चरण पढ़ लिए कि उसके अंदर ऊष्माक्षेपी होती है तो कैसे लिखते हैं अपन, ऊष्माशोषी है तो क्या लिखते हैं, उत्क्रमणीयता को कैसे दर्शाते हैं, गैसीय अवस्था कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपन ने बातें कर ली थी। आज अपन इसी के आगे थोड़े से रासायनिक समीकरण के जो चरण तो कंप्लीट हो गए थे, इसकी पढ़नी अपन को विशेषताएं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन अब आगे। रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं अपन पढ़ते हैं अब, कि इसके अंदर अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। 5-6 विशेषताएं हैं, उनको पढ़ लेते हैं कि अपन को इससे क्या क्या प्रकार की जानकारियां मिलती है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें अपन, तो रासायनिक क्रिया उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर क्या मिलता है अपन को, क्रिया कारक एवं उत्पाद, क्रिया कारक एवं उत्पाद के बारे में, क्रिया कारक एवं उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्रिया कारक एवं उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अपन को क्रिया कारक, मतलब जो अभिकारक और उत्पाद है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे उनके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, उनका द्रव्यमान कितना, अभिक्रिया संतुलित होने के बाद कितने उत्पाद बनते हैं, इसके बारे में अपन ने पूरी चर्चा जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अपन को पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठोस है, द्रव है ना, गैस है, जलीय है, विलयन में किस प्रकार की अवस्था है। तो ये अपन देखते हैं, अपन ने बातें कर ली इसके अंदर।
भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें अपन तो और अपन को इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, उत्प्रेरक के बारे में पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है इसके अंदर? ताप क्या है उसका अपन लिखते हैं, दाब के बारे में जानकारी मिल जाती है, एवं उत्प्रेरक के बारे में जानकारी मिलती है। उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है अपन को, है ना। ताप, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी मिल जाती है, अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से आपके हो रहे हैं, उत्प्रेरक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अवशोषी के बारे में जानकारी मिलती है कि समीकरण से क्या पता चलता है अपन को? समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या शोषी है। अभिक्रिया क्या है? समीकरण से अपन को अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या शोषी है, इसकी जानकारी स्पष्ट हो जाती है। शोषी की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी स्पष्ट होती है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन ने बातें की, समीकरण से अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपीय है, ऊष्माशोषी, इसकी जानकारी अपन को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर अपन को रासायनिक समीकरण की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिल जाती है ना। समीकरण उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? तो समीकरण की उत्क्रमणीयता एवं अनुत्क्रमणीयता की जानकारी मिल जाती है ना। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है अपन को। आई बात समझ में? तो समीकरण की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये अपन बात करते हैं इनके बारे में, इस प्रकार से जानकारी मिलती है। और भी जानकारी मिलती है बेसिकली ये विशेषताएं हैं कि उनके अंदर संपूर्ण जानकारी, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, इनके बारे में, पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैसीय है या एक्वेटिक सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, तो इनके बारे में अपन को जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे अभी हम समीकरण के ऊपर लिखते हैं, ताप क्या है आपके, केल्विन, एटीएम, कितना दाब है ना। इसके अलावा कौन सा उत्प्रेरक है, निकल है, मोलिब्डेनम है, कौन सा उत्प्रेरक है, इसकी जानकारी मिल जाती है। ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो उसके आगे अपन प्लस का चिन्ह लगाकर कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है वो लिखते हैं, माइनस के अंदर ऊष्माशोषी है तो कितनी ऊर्जा वो अवशोषित कर रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय के लिए अपन इस प्रकार के साइन लगाकर कि अभिकारक से क्या है, अभिकारक से क्या बन जाता है वापस ये उत्पाद बनता है या उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है, तो इसकी भी जानकारी अपन को मिल जाती है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक की जानकारी अपन को मिलती है। यही बात समझ में? इसके अलावा और बात करें अपन तो इसकी, ये तो हो गई इनकी विशेषताएं। अब बात करें अपन इस रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं दी हुई है, मतलब उसकी कमियां क्या है, इसको अपन से ये तो पता चलता है, ये जानकारियां होती है अपन को, लेकिन कमी क्या है इसकी, इसके बारे में बात करें तो देखो रासायनिक समीकरण के बारे में और क्या जानकारी मिलती है। देखिए अब अपन बात करें, अब है इसकी रासायनिक समीकरण की सीमाएं, कमियां क्या रह गई इसकी, तो है रासायनिक समीकरण की कमियां, या फिर अपन इसको कह सकते हैं सीमाएं, लिमिटेशन। कमियां या समीकरण, सीमाएं, देखो इसकी दो तीन कमियां हैं,
उनके बारे में जानकारी अपन को नहीं मिलती इनके द्वारा। तो वो सबसे पहले ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। मतलब यह समीकरण है जो अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया की पूर्णता की, ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। अगली बात समझ में, अभिक्रिया की मतलब पूर्ण कब हो रही है, कितनी हो रही है, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बारे में कब होगी, स्लो मोशन है या मंद गति, इसके बारे में। और इसकी कमी है, इससे क्रियाकारक मतलब अभिकारक, क्रियाकारक व उत्पाद, इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता, क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता है। आगे बात में इससे क्या होता है ना, तो क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभिकारक क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि इतना पर कितने इसके अंदर कंसिस्टेंसी है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये दो आपके क्या हो गई, इसकी कमियां रह जाती है जिसके अंदर अपन ने बातें की। दो क्या है, कमियां हैं जो अपन ने बात की। अगली बात समझ में, ये इसकी दो कमियां हैं जिसके अंदर क्या होता है, अभिक्रिया पूर्ण कब होती है उसकी जानकारी, और दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें अपन को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई इसकी सीमाएं। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में, और इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर अपन पढ़ा। फिर अपन रासायनिक अभिक्रियाएं खूब प्रकार की होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले अपन पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत सिंपल सी, जिसके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया। एक लाइनर परिभाषा की बात करें, नहीं तो अपन देखो जैसे परिभाषा लिखे हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया की, तो किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न हो जाता है, संगठन में भिन्न हो जाता है। इस घटना को मतलब नया पदार्थ बन जाता है, मतलब जो मूल पदार्थ था उसके अंदर रासायनिक गुण और उसका संगठन परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो पहले था उससे अलग हो जाता है, मतलब नया पदार्थ बन जाता है। सिंपल सी बात कहें तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर अपन एक लाइनर परिभाषा की बात करें, मतलब एक लाइनर परिभाषा की बात करें, तो उसके अंदर अपन सीधा लिख सकते हैं
कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सी बात, होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आगे भाषा में किसी पदार्थ के में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सी बात है। और इसके अंदर अपन को पता है कि द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि द्रव्यमान क्या रहता है? सभी पदार्थों का संरक्षित रहता है। और रासायनिक संयोग में बंध टूटते हैं, बनते हैं नए बंध, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। यही बात समझ। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नए अभिकारक का निर्माण तो होता है, लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर। द्रव्यमान संरक्षित रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। यही बात समझे। तो रासायनिक अभिक्रिया हमेशा क्या रहेगा? आपके द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। सिंपल सी बात, रासायनिक अभिक्रिया किसे कह सकते हैं अपन, इसके बारे में। अब अपन बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर द्रव्यमान संरक्षित होने की द्रव्यमान की गणना करते हैं। आगे बात समझे। सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे रासायनिक अभिक्रिया का अपन ने पढ़ा था कि एग्जाम्पल के अंदर कि C+O2 देखो C+O2 क्या बनता है? CO2 बनता है। ये क्या होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। ये आपके गैस अवस्था में है, और ये भी आपके उत्पाद क्या बनेगा? गैसीय फॉर्मेट में बनेगा। तो अपन को पता है कार्बन का जो होता है, आपके कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है, परमाणु भार 12। और ऑक्सीजन का होता है आपके 16। ठीक है, ये दो चीज़ ही हैं इसके अंदर। तो कार्बन का अपन को पता है परमाणु भार 12 होता है। द्रव्यमान संरक्षण कैसे होता है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 है। तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। और इसके अंदर भी क्या है? कार्बन का 12 है प्लस ऑक्सीजन का कितने? 2 × 16। आगे बात समझ। 2 × क्या हो गए आपके? 16 गए। अपन इसको करें तो 12 प्लस कितना हो गया? 16 दूना 32। और ये अपन ने बात कर ली कि 16 दूना 32, 12 प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44 ग्राम। और ये भी आपके क्या हो जाएगा? आपके 44 ग्राम नहीं निकालें तो 44। तो दोनों तरफ कितना हो रहा है? अभिक्रिया ये संतुलित है। तो संतुलित अभिक्रिया में क्या होगा? आपके द्रव्यमान दोनों का क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। आगे बात, इस प्रकार से आप अगर संतुलित अभिक्रिया उसके अंदर कुछ भी निकाल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा? आपके द्रव्यमान क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। जैसे और अभिक्रिया पर बताएंगे आप। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनेगा? MgO और 2MgO। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। आगे बात समझ में। अभिक्रिया क्या हो जाएगी? आपके संतुलित हो जाएगी, MgO। तो अपन रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा की अपन ने कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनती है। रासायनिक समीकरण के बारे में कौन कौन सी अपन ने बातें की। तो अब रासायनिक समीकरण ने क्या, देखो सबसे पहले अपन ने चर्चा की आपके, एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद में आपके विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की। भौतिक एवं रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा की। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक समीकरण के बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नाम आ रहा है। समीकरण पढ़ते हुए काफी टाइम होगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अंदर भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों संगठन में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल सारी चीजें चर्चा की। फिर अपन ने रासायनिक समीकरण टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा? रासायनिक समीकरण।
देखो रासायनिक समीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार के, पहले तो रासायनिक समीकरण कहते किसे, क्या यौगिकों या तत्वों को उनके अणुसूत्र या तत्वों प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। फिर उसके लिखने के चरण देखे अपन ने, क्या पढ़ा इसके अंदर, लिखने के चरण। आगे बात में रासायनिक समीकरण के अंदर लिखने के चरण देखे। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के चरण के अंदर अपन ने चर्चा की, 7-8 चरणों के बारे में चर्चा की। फिर उनके बाद में रासायनिक समीकरण की क्या देखी अपन ने, विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा की। विशेषताओं के बाद में अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा रासायनिक समीकरण के अंदर आपके विशेषताओं के बाद में अपन ने बात की आपकी किसके बारे में, इसके अंदर इसकी सीमाओं के बारे में, जो आज की क्लास में अपन ने बात की, सीमाएं या फिर कह सकते हैं इसकी कमियां, जो आपके कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं बताती है रासायनिक समीकरण, और इसके अलावा अभिकारक है उत्पाद के अभिक्रिया के पूर्ण होने की गति को भी नहीं दर्शाता। तो ये अपन ने चर्चा की इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या चर्चा कर ली, आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के विभिन्न चरण। आगे की बातें क्या करेंगे अपन अगली क्लास में करेंगे इसके संदर्भ में, कि और क्या क्या बातें हो सकती है इसके अंदर, कौन कौन सी संयुग्मन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अपघटनीय अभिक्रिया, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। संयुग्मन, वियोजन, ये सारी जो क्लास चर्चाएँ होगी, अपघटनीय, तीव्र, मंद अभिक्रियाएँ पूरी, उत्प्रेरक, जो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में।